Good morning, students. In our today's lecture, we are going to start the next part of chapter number 7, that is a borrowed funds. Borrowed funds are further categorized into many types. Number first is a trade credit. Trade credit क्या होता है? It refers to the arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw material, inputs and spare parts etc. ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार, क्रेडिट मतलब उधार। जो हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस करते टाइम जो उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट। जहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है वो क्रेडिट ग्रांट करता है, क्रेडिट लेता है फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं या इनपुट्स जो हमें दे रहे हैं, जो स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, उनसे वो सामान उधार में ले लेता है। द सप्लायर्स अलाउ देयर कस्टमर्स टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। और जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने कस्टमर को एक टाइम पीरियड देते हैं, एक फ़िक्स टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि आपने जितनी भी आपकी बैलेंस पेमेंट रह गई है, आपने वो बैलेंस पेमेंट जो है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देनी होती है। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज़ 3 to 6 months। नॉर्मली जो इसकी ट्रेड पीरियड की जो क्रेडिट है ये 3 to 6 months की होती है। दस इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इससे क्या है कि उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे जो है मिल जाते हैं, फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन। अब जो ट्रेड क्रेडिट की अवेलेबिलिटी किस पे बेसिस होती है? नंबर फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ फर्म। फर्म की क्या नेचर है, वहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, साइज़ ऑफ द फर्म, फर्म का साइज़ क्या है, एंड स्टेटस और क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द फर्म। फर्म का क्या स्टेटस है, उसकी क्या क्रेडिट वर्दिनेस है, वो कितना क्रेडिट आगे लेती रही है या फिर उसे क्या रैंकिंग दी गई है क्रेडिट वर्दिनेस की, इसके बेसिस पे होता है। मेरिट्स, मेरिट्स क्या है, फीचर्स क्या है इसके? रेडिली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। जो ट्रेड क्रेडिट है ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, इसके लिए कोई किसी भी तरह के स्पेशल एफर्ट्स जो है वो नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। देयर आर नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन द ट्रेड क्रेडिट। ये जो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें किसी भी तरह का रूल्स रेगुलेशन जो है वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होते, ईजीली ये हर किसी को मिल जाते हैं। It can be easily adjusted with the changing needs of purchases. At time of payment is generally adjusted in view of past dealings. क्या कि ये तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो परचेजेस होते हैं उन्हें इजीली दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि बंदे की नेचर, जो डीलर है उसकी नेचर कैसी है, वो पहले उसे कितनी परचेजेस की हुई हैं, पहले उसने जो क्रेडिट लिया था उसने कितनी देर में रिटर्न कर दिया था, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड इज़ अ नो फ्लोटेशन कोस्ट। नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व इन अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। क्योंकि जो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है कि हमें क्रेडिट को अरेंज करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो ट्रेड क्रेडिट है इसमें इस तरह का कोई भी खर्चा नहीं होता। नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशंस। ट्रेड क्रेडिट के लिमिटेशंस क्या होते हैं? समटाइम्स द सप्लाई में इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी और रॉ मटेरियल सप्लाइड इफ इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। कई बार क्या होता है कि सप्लायर्स जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करके बेचता है, क्योंकि उसे पता है कि इस डीलर ने तो हमें पैसे टाइम पे देने नहीं है, इसे 6 महीने 7 महीने बाद देने हैं, तो पहले प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करके देता है। नेक्स्ट इज़ अ लीगल एक्शन। इन ट्रेड क्रेडिट द बायर जनरली इशू a promissory note, and in case he fails to meet his commitment the supplier can take the legal action। क्या कि इसमें क्या है कि एक लीगल एक्शन इस पर उठाया जाता है, क्योंकि जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं, ट्रेड क्रेडिट देते हैं, तो इन रिटर्न एक प्रोमिसरी नोट जो है, एक लीगल नोट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें टाइम पीरियड और अमाउंट डिसाइड की जाती है कि कितनी अमाउंट हमें कितने टाइम पीरियड में देनी है। और अगर वो पर्टिकुलर पर्सन वो टाइम पीरियड में वो अमाउंट नहीं पे कर पाता, तो जो सप्लायर है वो लीगल एक्शन भी उसके खिलाफ ले सकते हैं। सेकेंड इज़ अ पब्लिक डिपॉजिट। सेकेंड टाइप है वो है पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट वन था ट्रेड क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस था, और पब्लिक डिपॉजिट जो है ये मीडियम टर्म फाइनेंस की एक टाइप है। पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? एक अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होता है जो कि पब्लिक डिपॉजिट से पब्लिक ने डिपॉजिट किया, मतलब कि ये पैसे जो है पब्लिक से लिए जाते हैं, पब्लिक द्वारा इसमें डिपॉजिट करवाए जाते हैं। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एंड एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। जो कंपनीज चाहती हैं कि पब्लिक जो है वहाँ पे उनकी कंपनी पैसे इन्वेस्ट करे, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट देते हैं। Any member of the public can fill up the prescribed form and deposit money with the company। और जो भी पर्सन
पब्लिक में से जो भी पर्सन पैसे अपने डिपॉजिट करवाना चाहता है वो क्या करता है, कंपनी का फॉर्म फिल करता है और पैसे कंपनी में डिपॉजिट करवा देता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर फर्स्ट इज अनसिक्योर्ड कंपनी मॉर्गेज नो एसेट अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। क्या है कि कंपनी जो है किसी भी तरह की एसेट जो है उसके लिए फिक्स नहीं करती कि कल को अगर हमने पैसे रिफ़ंड करने हैं और हम नहीं रिफ़ंड कर पा रहे तो उसके लिए कोई एसेट सेल करके उसे पैसे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये एक अनसिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट इज अ फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट is generally used by the company for meeting the requirements of the capital। क्या है कि जो भी अमाउंट पब्लिक डिपॉजिट से रेज़ की जाती है, ये किस लिए रेज़ की जाती है? मोस्टली इसकी ज़रूरत होती है वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे वर्किंग नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए जो कैपिटल कंपनी को चाहिए उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक डिपॉजिट रेज़ किए जाते हैं। तो दे आर a primary source of short-term finance, but the renewing these can be used for medium term also। क्योंकि वैसे तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, पर आजकल जो न्यू टेक्निक्स यूज़ हो रही है तो उसके थ्रू हम इसे मीडियम टर्म भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ टाइम पीरियड। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी इन्वाइटेड बाय द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 3 years। क्योंकि जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं इसका मिनिमम टाइम पीरियड 6 months होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है ये 3 years का होता है। सिंपल प्रोसीजर टू रेस, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल होता है। पब्लिक डिपॉजिट आर सिंपल टू रेस। अब अ कंपनी सिंपली हैज़ टू प्लेस एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। पब्लिक डिपॉजिट को रेज़ करने के लिए, ऐसे फंड्स रेज़ करने के लिए कंपनी को सिर्फ न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट करनी होती है। एनी मेंबर ऑफ अ पब्लिक कैन डिपॉजिट मनी विद द कंपनी बाय फिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और जिसने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, उसे जस्ट कंपनी का फॉर्म फिल करना होता है और वो अपने पैसे जो है डिपॉजिट कर देता है। Next is a repayment. A company which has public deposit is required to set up aside 10% of the deposits maturing by the end of the year। क्योंकि कंपनी को जो कि पब्लिक डिपॉजिट जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है वो अपने डिपॉजिट्स का 10% जो है साल के एंड में उसे सेपरेट से रख देते हैं। द अमाउंट सो सेट असाइड कैन बी यूज फॉर रिपेइंग द पब्लिक डिपॉजिट। और ये अमाउंट किस लिए यूज़ की जाती है? ताकि कल को अगर कोई भी पर्सन पैसे अपने रिपेमेंट के लिए कहते हैं तो वो उसी पैसों से उसकी रिपेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या मेरिट्स हैं? नंबर फर्स्ट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल कैसे है? सिर्फ एक उन्होंने एडवर्टीजमेंट इशू करनी होती है, इसके सिवा उन्हें कोई काम नहीं करना होता। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज़ मच सिमिलर दैन द इक्विटी एंड डिबेंचर इशूज़। क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स हम इशू करते हैं, डिबेंचर शेयर्स जो इशू करते हैं, इनकी प्रोसेस बहुत ही लेंथी होती है, पर पब्लिक डिपॉजिट की प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। इन्हें किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी होती है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व्स वेरी लेस कॉस्ट। अगेन कि इसकी जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल होती है, इसमें किसी तरह के प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने होते, किसी तरह के अंडर राइटर्स को कमीशन नहीं देनी होती है और बाकी खर्चे नहीं करने होते। इन्होंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी होती है। सो ये इकोनॉमिकल है, सस्ते होते हैं। नो सिक्योरिटी। पब्लिक डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड। ये जो है अनसिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड लोन नहीं है। सो द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज़ आर फ्री। क्योंकि अब ये अनसिक्योर्ड है, सो ये कंपनी के एसेट जो है इसमें सिक्योर रहते हैं। कंपनी के एसेट जो है फ्री रहते हैं, कंपनी के एसेट जो है मॉर्गेज नहीं होते। नेक्स्ट रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पेड टू द पब्लिक डिपॉजिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है, ये जो है टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी भी क्या है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट कैन बी रिपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं होती, ये पब्लिक को वापस कर दिए जाते हैं। Therefore, public deposit introduce flexibility in the financial structure of the company। So इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जब कंपनी को सब ज़रूरत होती है तब ये रेज़ कर लेते हैं, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो कंपनी जो है ये पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक को रिफ़ंड कर देती है। नेक्स्ट इज़ अ नो ड्यूरेशन ऑफ ओन कंट्रोल। द पब्लिक डिपॉजिटर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स को कोई किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता, ये किसी भी तरह की कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो इन्हें किसी कंपनी के जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज़ अ डीमेरिट्स. अब डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट इज़ अ लिमिटेड अमाउंट. The amount of the funds can be raised by the way of public deposit is limited because the legal restrictions. क्या जो कंपनी जितने फंड्स है पब्लिक डिपॉजिट के, तो सिर्फ कुछ लिमिटेड फंड्स ही रेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लीगल रिस्ट्रिक्शन है. पब्लिक डिपॉजिट जो है 25% से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए. कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है या फ्री रिजर्व्स हैं उसके 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ अनसर्टेनिटी. पब्लिक डिपॉजिट इज़ अनसर्टेन. पब्लिक डिपॉजिट जो है वो अनसर्टेन होता है, अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. क्या कि ड्यू टू डिप्रेशन पीरियड, जैसे आजकल का पीरियड है, तो कई बार जो है जो डिपॉजिटर्स हैं जनरल पब्लिक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इस केस में कंपनी को किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता. सो ये हर टाइम सक्सेसफुल नहीं होता. ये अगर बूम पीरियड है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर रिसेशन पीरियड है तो ये पब्लिक डिपॉजिट जो एक स्कीम है ये भी सक्सेसफुल नहीं होती. नेक्स्ट इज़ अ सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. पब्लिक डिपॉजिट जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल है. कंपनी जो है लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ये पब्लिक डिपॉजिट से पूरा नहीं कर सकती. नेक्स्ट है हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट. क्या कि पब्लिक डिपॉजिट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ हेल्दी कैपिटल मार्केट इन द कंट्री. वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी. क्या कि पब्लिक डिपॉजिट है इससे मार्केट की नीड्स तो पूरी हो जाती है, कैपिटल मार्केट की नीड्स तो पूरी होती हैं, इसके ग्रोथ होती है, पर ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ हैं वो उसे रिड्यूस कर देती हैं. नो सूटेबल फॉर न्यू कंसर्न. जो छोटे बिजनेस है, जो न्यू बिजनेसेस है, उनके लिए ये नहीं सूटेबल, क्योंकि कोई नई कंपनी जो अभी स्टार्ट हुई है वो जितनी मर्जी एडवर्टीज़मेंट कर ले, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज जो लोग अब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की प्रीवियस वर्किंग्स को ध्यान में रखते हैं. पर अगर कोई नई कंपनी है तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज़ अ सूटेबल फॉर कंजर्वेशन इन्वेस्टर्स ओनली. पब्लिक डिपॉजिट डोंट अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर हु वांट गेन कैपिटल. क्या है कि पब्लिक डिपॉजिट उस तरह के लोगों को उस तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती जो एडवेंचरस हैं, जो बोल्ड हैं, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. ये सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जो कॉशियस है, जो मतलब जिनका बहुत ध्यान रहता है, जो इसी तरफ ध्यान रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज़ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह होते हैं, पर शेयर्स जो हैं वो कंपनी के एसेट होते हैं. डिबेंचर्स जो हैं ये कंपनी की लाइबिलिटी होती हैं. डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट. करके डिबेंचर्स क्या हैं? डिबेंचर्स में डिबेंचर स्टॉक आता है, बॉन्ड्स आते हैं. ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के डेट शो करते हैं, कंपनी के लाइबिलिटी शो करते हैं, चाहे वो कंपनी के एसेट पे चार्ज करें चाहे वो ना करें. सो डिबेंचर्स आर द कॉमन सिक्योरिटी इशू अंडर द बोरोड फंड कैपिटल. सो डिबेंचर कॉमन सिक्योरिटी है जो कि बोरोड फंड कैपिटल, लॉन्ग टर्म जो फंड डेट कैपिटल है वो रेज करती है. डिबेंचर्स आर क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. सो डिबेंचर्स क्या है कि वो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स आते हैं वो कंपनी की लाइबिलिटी हो जाते हैं, वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं और कंपनी को उन्हें पे करना पड़ता है. नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के क्या फीचर्स होते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ अ बोरोड फंड्स. ये कंपनी की एसेट नहीं है बल्कि बोरोड फंड्स हैं. डिबेंचर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज डिबेंचर होल्डर आर कंसीडर्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी के क्रेडिटर्स कहा जाता है, उधार लाइबिलिटी कहा जाता है. सो उनसे जो पैसा आता है वो क्या है? बोरोड फंड्स है. नेक्स्ट इज़ अ फिक्स्ड रेट ऑफ कैपिटल. कंपनी को इस तरह की जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें एक फ़िक्स रेट ऑफ कैपिटल जो है वो देना पड़ता है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी कंपल्सरी होती है, चाहे कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करे चाहे ना अर्न करे, पर कंपनी को इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही पड़ता है. नेक्स्ट इज़ अ सिक्योरिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर इशूज अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी. क्या मोस्टली टाइम पे जो कंपनी है डिबेंचर्स जो इशू करते हैं उसके अगेंस्ट कोई फिक्स्ड एसेट उन्हें रखनी पड़ती है. नेक्स्ट इज़ अ रिडीमेबल. कंपनी डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीम्ड और पेड बैक ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. जो डिबेंचर होल्डर्स है ये किसी भी टाइम पे डिबेंचर्स बेच के अपने पैसे जो है रिडीम करवा सकते हैं, डिबेंचर्स को रिडीम करवा सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को पैसे उनके वापस करने पड़ते हैं.
नेक्स्ट इज़ अ नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, सो कंपनी के किसी भी डिसीजन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक देन यूजुअली अ ट्रस्टी इज़ अपॉइंटेड। क्या है कि जब बहुत ज़्यादा डिबेंचर सोल्ड किए जाते हैं तब उस टाइम केस में एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टी कैन बी बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रस्टी बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर द बोरोइंग फर्म फुलफिल्स द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब ये ट्रस्टी क्यों रखा जाता है? ये श्योर करने के लिए कि जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस है, जो भी कंपनी के डिसीज़न ले रही है, जो भी कंपनी अपने वादे कर रही है, वो सभी उनसे फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट इज़ द मेरिट्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के मेरिट क्या हैं? लो कॉस्ट, इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, सो उनकी कंपनी की वर्किंग में कोई कंट्रोल नहीं रहता। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स, क्योंकि इनके जो रूल्स हैं वो क्या है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उनकी पहले उनकी सारी पेमेंट्स की जाती हैं, जो इंटरेस्ट है, जो उनकी पे बैक है, वो सब पहले की जाती है, सो इससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंटरेस्ट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, कंपनी के एक्सपेंसेस साइड पे आता है। नेक्स्ट इज़ अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी शेयर होल्डर्स शेयर्स। फ्लेक्सिबिलिटी, जो कंपनी कैन रिपे द फंड्स रेज्ड थ्रू डिबेंचर व्हेन इट डजंट रिक्वायर इट एनी मोर। कंपनी जो है फंड्स को रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है जब इसकी कंपनी में ज़रूरत नहीं होती, सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब डीमेरिट्स क्या हैं? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। इसकी ऑब्लिगेशन जो है फिक्स्ड है, इनकी जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होती है, इनके जो भी कमिटमेंट की होती है सिर्फ वही उन्होंने फुलफ़िल करनी होती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे ना करे, जो इनकी ऑब्लिगेशंस है वो उन्हें फुलफ़िल करनी ही पड़ती हैं। नेक्स्ट इज़ अ रिडक्शन इन क्रेडिटेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन lenders hesitate to lend funds in the company having more of debentures। जिन कंपनी के पास डिबेंचर्स ज़्यादा उन्होंने सेल किए हुए हैं उन कंपनीज़ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं, वो पैसे कम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अ चार्ज ऑन एसेट। अब डिबेंचर जो है वो फिक्स्ड एसेट को एज अ सिक्योरिटी रख के इशू किए जाते हैं। अब उनका जो है और एसेट्स की जो वैल्यू है वो टाइम के टाइम कम होती जाती है। सो इफ़ अ कंपनी इज़ अनेबल टू पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई कंपनी रेगुलरली इंटरेस्ट नहीं पे कर रही तो फिर उन्हें अपने एसेट बेच के जो है वो कंपनी की जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ अ नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, सो वो किसी भी तरह की कंपनी की किसी भी वर्किंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। ये आपने खुद से रीड करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स भी हम वहाँ से भी हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो बोरो कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट पीरियड्स। क्या कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये भी बिजनेसेस में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग काम के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। Firms of all sizes can approach commercial banks. Generally, commercial banks provide short-term and medium-term loans, but nowadays they have started giving long-term loans against security. अगर हम पहले तो था कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे, पर आजकल अपने कोई सिक्योरिटी हम गिरवी रख के मॉर्गेज करके लॉन्ग टर्म फंड्स में वहाँ से रेज कर सकते हैं। मेरिट्स क्या हैं? बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैंक्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं फर्म को जब और जैसे उन्हें ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंग वो फंड्स जो है प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज दैट द बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉरोवर कॉन्फिडेंशियल एंड द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सीक्रेसी। बैंक जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन कंपनी उन्हें देती है वो सभी को कॉन्फिडेंट रखती है, मतलब कि जो हिडन रखती है, किसी को बताती नहीं है, और कंपनी की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है। नो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस आर रिक्वायर्ड। किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है या हमें कोई कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इकोनॉमिकल होता है और ईजिली अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एज लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। क्या है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंड्स की जो अमाउंट है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लिमिटेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। Limitations of commercial bank funds
फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो फंड्स है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। बैंक्स मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू ऑफ लोन। बैंक्स जो है किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले किसी भी बिज़नेस को लोन देने से पहले कंपनी के जो अफेयर्स हैं, जो बिज़नेस है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इवन 3 इयर्स की वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी पहले डिमांड करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कंपनी प्रॉफिट अर्निंग है या नहीं है। इन सम केसेस बैंक में पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कोई कंपनी लोन रिफंड नहीं करती टाइम पे या कुछ वैसा की प्रॉब्लम आती है तो बैंक जो है उन कंपनीज़ के लिए कुछ डिफ़िकल्ट टर्म एंड कंडीशंस भी रखती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखती है, जिस केसेस में कंपनी के लिए लोन लेना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। डिफरेंस यू हैव टू रीड योरसेल्फ। नेक्स्ट इज़ अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन है वो लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर टू एज लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे बैंक्स या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं उन्हें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। After independence, the government of India realized that the economic development of a country only commercial banks are not sufficient. इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें ऐसा लगा कि कमर्शियल बैंक की हेल्प से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती, कंट्री जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो कंट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ को उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। सो इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था। अब क्या क्या मेरिट्स हैं इसके? ये कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। मैनेजरियल एडवाइस, जब कंपनी को कोई किसी तरह की मैनेजरियल एडवाइस की या फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है अलग अलग मैटर्स पे, तो उन्हें एडवाइस भी प्रोवाइड की जाती है। ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को। ये सिक्योरिटीज़ जो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स हैं उनको भी परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, इवन दूसरों के लिए भी सेल करते हैं। ये कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को अंडरराइट करते हैं, उनके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे फर्दर लोगों को सेल भी करते हैं। देन गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन के लिए गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं किसी और बैंक से भी लोन चाहिए तो वो कंपनी को अगर किसी और बैंक से भी लोन की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए गारंटी भी भरते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लोन इन फॉरेन करेंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी वो ये लोन की गारंटी देते हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड गारंटी ऑल्सो फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई सामान परचेज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उनकी लोन की गारंटी भी देते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या लिमिटेशन है? टू मैनी फॉर्मेलिटीज़ जो हैव टू बी फुलफिल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा तरह के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। इनकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दे मे पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन सच एज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कुछ तरह की काफ़ी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इस पर लगा सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड पेमेंट जो है वो टाइम पे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस तरह की कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी लगाते हैं। समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट देयर नॉमिनी एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द कंपनी। कई बार क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने किसी मेंबर को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बना देते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी की पावर्स जो है वो अपने हाथों में रखते हैं या फिर कह लो कि कंपनी के वर्किंग में इंटरफेयर भी करते हैं। नेक्स्ट इज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आफ्टर डेट फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अ सूटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि बिजनेस फाइनेंस को कौन सा बिजनेस सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए। नंबर फर्स्ट इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट इन्वॉल्व कि हम कितनी कॉस्ट खर्चने को तैयार हैं। बिफोर फाइनलाइजिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस द कंपनी मस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग दिस फंड्स। क्या कि जो कॉस्ट लग रही है, हम कंपनी क्या वो कॉस्ट खर्चने को तैयार है। अब शेयर्स इशू करने पे क्या कॉस्ट लग रही है, डिबेंचर्स इशू करने पे क्या कॉस्ट लग रही है, पब्लिक डिपॉजिट पे क्या कॉस्ट लग रही है। अब इस सभी को ध्यान में रखते हुए किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है, कौन से फंड्स हमारे लिए सूटेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। एक फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, मतलब वो कितने फंड से लेके उसको रीपे कर भी सकती है। अगर सपोज मैं कहूँ कि मैंने 10 करोड़ रुपीज़ का लोन ले लिया पर मेरा बिज़नेस इतना नहीं है, मैंने लोन ज़्यादा का ले लिया, तो क्या मेरी कैपेसिटी है उसे रिपे करने की? अगर है
तो मैं कौन से तो फिर मैं शेयर्स इशू करूँगी या डिबेंचर्स इशू करूँगी, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी वैसी नहीं है तो मे बी कोई भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, पब्लिक डिपॉजिट नहीं होगा, तो फिर मुझे शेयर्स या क्या डिबेंचर्स वो इशू करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फॉर्म है? द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है। ये किसी भी तरह के शेयर्स और डिबेंचर्स जो है नहीं इशू कर सकती। जो फैक्ट्री तो ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है, ये शेयर्स और डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते, पर जहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी है शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं। नेक्स्ट इज़ अ टाइम पीरियड। हमें कितने टाइम पीरियड के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है? लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? अगर हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत है तो हम शॉर्ट टर्म फंड्स जो है वो रेज़ करेंगे, पर अगर हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे। नेक्स्ट इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, कि कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऑनर फंड सिक्योरिटीज़, अब इन्वॉल्व नो रिस्क। जो ऑनर फंड सिक्योरिटी इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता, क्योंकि सारे पैसे जो कंपनी के कंपनी के ऑनर के होते हैं। बट वेयर्स बोरोड फंड सिक्योरिटी आर रिस्की सिक्योरिटी। जो बोरोड फंड सिक्योरिटीज़ है ये रिस्की होती हैं। इफ़ अ बिजनेस फर्म कैन बियर द रिस्क देन ओनली इट शुड गो फॉर द बोरोड फंड्स, अदरवाइज इट शुड प्रेफर ऑनर्स फंड। क्या कि अगर बिजनेस किसी तरह का रिस्क लेने जा रहा है तो वो बोरोड फंड्स जो है उसे प्रेफर करता है, पर अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो ऑनर्स के फंड को एज ए सिक्योरिटी यूज़ करता है। नेक्स्ट इज अ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लेम ओवर एसेट एंड टैक्स बेनिफिट्स। दीज आर द फर्दर पॉइंट्स, जिसका ये भी सारे पॉइंट्स सेम है। कंट्रोल में क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कंट्रोल दूसरों को दें, जैसा शेयर होल्डर्स को एक साथ डिवाइड करें, तो हम शेयर्स जो है वो इशू करेंगे। पर अगर हम अपना कंट्रोल सिर्फ ऑनर के पास ही रहना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहना चाहिए, तो हम पब्लिक डिपॉजिट जैसे सिक्योरिटी फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स की तरह या बैंक्स के से फंड्स रेज करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स चाहते हैं तो हम शेयर्स इशू कर लेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि जब हमें ज़रूरत है हम तब फंड्स रेज करें और जब ज़रूरत नहीं है हम फंड्स वापस कर दें, तो हम पब्लिक डिपॉजिट्स की तरह फंड्स जो है वो यूज़ करेंगे। देन क्लेम ओवर एसेट्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एसेट्स के ऊपर वो क्लेम रखें जो इन्वेस्टर्स हैं, देन वी कैन रेज फंड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे एसेट्स पे वो क्लेम ना करें तो फिर हम पब्लिक डिपॉजिट्स या जो है अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो इशू करते हैं। देन टैक्स बेनिफिट्स। अगर हम चाहते हैं कि हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलें, टैक्स जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाए, तो हम डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट इशू करेंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि हमें टैक्स में कोई बेनिफिट ना मिले तो फिर हम इक्विटी शेयर्स की तरह ऐसे शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। बाय दिस आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे। फॉर एनी डिस्कशन वी हैव अ मीटिंग टुमारो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हम उसे कल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।